हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपके एलयू एग्ज़ाम के सेमेस्टर के एमसीक्यू के लिए। 1 मिनट रुक जाइए बस। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो चुका है और हम लोग उसके बारे में यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करा रहा था। कल हमने क्लास की स्टार्ट की थी। मैंने बताया था कि थ्योरी को हमारे एप्लीकेशंस पे पूरा पढ़ाया गया है। थ्योरी हमने दी हुई है। हम आपको यहाँ पे यूट्यूब पे एमसीक्यू कराएंगे जो उस थ्योरी से रिलेटेड है, उस पेपर से रिलेटेड है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का सारा एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराया जाएगी। थ्योरी आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया गया है, आप उसको बाई करके पढ़ सकते हैं, या अपने आप भी थ्योरी आपने पढ़ी हो तो केवल एमसीक्यू भी कर सकते हैं। अगर थ्योरी नहीं पढ़ी हो कहीं से भी तो आप एप्लीकेशन से जाके बैच बाय कर सकते हैं और थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स का जो पेपर होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म उस पर करा रहे थे। तो एमसीक्यू हमारे शुरू हो गए थे। कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज और आपके कुलाम लॉ पे कुछ एमसीक्यू कराए थे और मैंने कहा था कि कल और सारे एमसीक्यू मैं कराऊंगा। तो अभी क्लास को शुरू करते हैं। हम कल ही वाली चीज़ से आगे के जो बचे हुए एमसीक्यूज थे और कुछ नए एमसीक्यू मैंने लेके आया है तो वो पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, बैचेस आप एनरोल कर सकते हैं। बीएससी सेमेस्टर 2 ये बैच है। यहाँ पे प्राइस है 49 प्राइस आपकी प्राइस है 499 और अभी शायद 20% ऑफ चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है इस पर। आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। कुछ ऑफर चल रहा है, हमें पता नहीं है, बट यहाँ पे ऑफर चल रहा है। आप एक बार चेक कर लीजिए और एनरोल हो सकते हैं बैच में आप। या 25% ऑफ है इस पर। ठीक है, सभी कोर्सेज पे 25% ऑफ है। आप एक बार कोर्सेज जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं कल एमसीक्यू करा रहा था और एमसीक्यू में मैंने कल 10 क्वेश्चन कराए थे। आज मैंने और आगे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप देखिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस मैंने जो एलयू के एग्जाम्स में आते हैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कोई हाई लेवल या लो लेवल का एमसीक्यू नहीं है। जो एग्जाम में आता है वही एमसीक्यूज मैं लेकर आया हूँ। तो आप अगर इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी थ्योरी अच्छी है, तो आप अच्छे से कर जाएंगे। एग्जाम इतना टफ होता नहीं है। एलयू के सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं इवेंट वाले तो बिल्कुल ही टफ नहीं होते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है। आप एक बार देखिएगा। इस बार तो जो सेकेंड सेमेस्टर में होगा उसके लिए पहली बार होगा एमसीक्यू एग्जाम यहाँ एलयू के लिए। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू मैं जैसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप भी कीजिए। कुछ क्वेश्चन के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी करेंगे, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब 75 क्वेश्चन करते होते हैं 90 मिनट्स में। तो आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है। आप ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, लंबी मतलब ज़्यादा स्टेप्स नहीं ले सकते। आपको मिनिमम स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था, उसमें भी कुछ ट्रिक्स बताई थी और आज क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसको मैं बताऊंगा फास्ट भी कैसे करें और पहले थ्योरी के हिसाब से भी समझाऊंगा क्वेश्चन करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है आपको। तो देखिए आज का क्वेश्चन है फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब्स कूलॉम्स लॉ इज। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वो फॉर्मूला बताइए जो कूलॉम्स लॉ को डिस्क्राइब करता है। तो कल मैंने बताया था कूलॉम्स लॉ होता क्या है। तो कूलॉम्स लॉ के बारे में मैंने बताया था कल आपको। हाँ, कल मैंने आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया था कि कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। जहाँ पे इस के लिए हमने एक वैल्यू बताई, के क्या है, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट की एक और वैल्यू बताई थी हमने, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्मॉल वाला के है, वो बड़ा जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के है वो वाला के नहीं है। ये कूलम्बिक कांस्टेंट का के है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में मैंने कल इतना बताया था। आप देखिए कौन सा फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे जो पहला फॉर्मूला है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पहला फॉर्मूला मैच कर रहा है बिल्कुल। और देखते हैं दूसरा फॉर्मूला क्या कर रहा है, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के नहीं दिया हुआ है। और जो तीसरा फॉर्मूला है उसमें Q2 नहीं है और चौथे वाले में केवल आर है, आर स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब आपका जो पहला दिया हुआ है ऑप्शन F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वो वाला ऑप्शन सही है।
तो आप ए वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, वहाँ OMR भरना होता है, आप OMR भरेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, उस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल पूछ लेता है, उसको सॉल्व करना आना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्जाम बहुत सिंपल होता है। तो आगे के MCQ पे बढ़ते हैं हम। आगे वाले MCQ में क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस इज गिवन बाई। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो सिमिलर चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो दिया जाता है। इनमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन से हमारा वो फोर्स दिया जाता है। तो कल मैंने बताया था कि जब दो चार्जेस होते हैं तो कूलम्बियन फोर्स लगता है, और कूलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला होता भी है F=K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये K की वैल्यू होती है 1/4πε0 या 9 × 10⁹ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कांस्टेंट होती है। तो F दिस, ये फॉर्मूला होता है। अब हमसे पूछ रहा है कि सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज का मतलब Q1 = Q2 है। तो मान लेते हैं Q1 = Q2 = Q है, और बीच का सेपरेशन कुछ भी है, हम R मान लेते हैं, इसमें सेपरेशन के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हम R मान लेते हैं, और उसको मान के जब सॉल्व करेंगे तो Q1 और Q2 के जगह पे हम दोनों जगह Q रखेंगे, तो जो F होगा वो K × Q अपॉन R²। अब K का वैल्यू क्या होता है 1/4πε, ये हो जाएगा Q² अपॉन R²। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा F = Q² अपॉन 4πε R²। ठीक, अब देखिए एक चीज और देखने वाली है इसमें, और भी, ये तो आ गया आपका फॉर्मूले से आंसर। अब इसमें पूछ रहा है कि ऑप्शन चेक करेंगे तो दिखेगा पहले में लिखा है रिपल्सिव, दूसरे में अट्रैक्टिव, मतलब फोर्सेज दो सिमिलर चार्जेस हैं तो फोर्सेज रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है। तो हम जानते हैं, हमें पहले से भी पता है कि कूलम्ब ने बताया था जब सिमिलर चार्जेस होते हैं मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है और एक दूसरे को दूर करते हैं। और जो उसके दोनों के दो चार्जेस अपोजिट चार्ज होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षण करता है, मतलब वो अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे कह रहा है द फोर्सेज बिटवीन टू सिमिलर चार्ज, मतलब चार्जेस यहाँ पे सिमिलर है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा उस वैल्यू तो ये होगी, और वो नेचर कैसा होगा, उसका नेचर आपका रिपल्सिव होगा। तो हम मिलाएंगे तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो लिख रहा है Q² अपॉन 4πε R² रिपल्सिव, तो हमें पहला ऑप्शन ही सही मिल रहा है, बाकी के ऑप्शन भी एक बार चेक कर ले रहा है। तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है वैल्यू तो वही है बट लिख रहा है अट्रैक्टिव होगा, लेकिन सिमिलर चार्जेस के बीच में कभी फोर्स अट्रैक्टिव नहीं होगा, हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो आपका दूसरा ऑप्शन गलत है। और तीसरे फोर्स में रिपल्सिव तो है लेकिन इसमें देखिए फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ 4πε है, R² होता तो ये सही होता और वो भी सही होता, मतलब ऑप्शन दोनों सेम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, तो इसलिए हमारा सी भी गलत है, बी भी गलत है, और तो डी जो है वो अट्रैक्टिव कह रहा है तो अट्रैक्टिव वाला तो ऐसे ही गलत है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, ऐसे आप ध्यान करके टिक करेंगे। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये कह रहा है बाई इंडक्शन वी प्रोड्यूस। तो पहले आपको समझना पड़ेगा इंडक्शन होता क्या है। अब थ्योरी में पढ़ाया गया है, अब मैं भी बता देता हूँ यहाँ पे भी थोड़ा सा कि इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन को प्रेरण भी कहते हैं। अब होता क्या है, जब दो मतलब ऐसे इलेक्ट्रोसेंसिटिव मटेरियल होते हैं, मतलब ऐसे मटेरियल जो चार्ज को अपने ऊपर ले सकते हैं, मतलब वो चार्ज हो सकते हैं अनचार्ज हो सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को जब हम दो ऐसे मटेरियल को आपस में रगड़ते हैं तो वहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है, मतलब एक मटेरियल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं। तो एक मटेरियल में जिस पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसमें उसकी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है, मतलब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और जिससे निकल के जाते हैं उसमें उसकी कमी हो जाती है और वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो मान लो यहाँ पे एक ये मटेरियल है और एक ये मटेरियल है। अब इन दोनों मटेरियल को हमने रगड़ा आपस में, चाहे और भी इंडक्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं, हम यहाँ पे रगड़ने को लेके चलते हैं, तो हम इन दोनों को आपस में लेके रगड़ेंगे तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पे चले गए। ठीक है, तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल के आपके इस पे चले गए। ठीक है, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे निकल के चले गए, तो यहाँ पे जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले गए तो वहाँ पे जो
उसकी न्यूट्रल जब होगा, शुरुआत में दोनों न्यूट्रल थे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से उसमें आपकी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण वहाँ पे चार्ज आ जाएगा, और फिर इधर वाले पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण फिर भी उस पर भी चार्ज आएगा। अब होता क्या है, देखिए जितने इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, नेगेटिव क्यू। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो Q इक्वल टू 10E, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पे आ जाएगा। लेकिन जो पहली वाली बॉडी है उस पर तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तब क्या होगा, तो देख हम जानते हैं कि एटम जो होता है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी बॉडी है, वो एटम से बना होगा। अब एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है जब वो न्यूट्रल स्थिति में होते हैं, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है तब। अब इसमें से जब अगर इलेक्ट्रॉन आपके कम हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चले गए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है तो ओवरऑल आपका जो प्रोटॉन्स होते हैं उसका तो चार्ज होगा, प्रोटॉन्स तो उसी में है, तो प्रोटॉन्स का चार्ज उस पर बॉडी पे आ जाएगा। अब 10 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो 10 प्रोटॉन की अधिकता हो गई है इसमें। अब 10 प्रोटॉन अधिक हुआ है तो 10 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसमें एक जानने वाली बात यह है कि जितना चार्ज इस पे नेगेटिव होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब जब दो बॉडीज को हम इंडक्शन से चार्ज करते हैं तो दोनों बॉडी पे इक्वल अमाउंट का चार्ज आता है, भले उनकी पोलैरिटी अलग होती है, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। आप देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन आपसे कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है इक्वल चार्जेस। इक्वल चार्जेस तो मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, इक्वल चार्जेस नहीं होते। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इक्वल एंड लाइक चार्जेस, मतलब आपके चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन वो लाइक चार्ज है, मतलब एक ही जैसा चार्ज होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे एक पे नेगेटिव है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो आपका ऑप्शन भी तो गलत है, ठीक है। अब आपका ऑप्शन सी क्या कह रहा है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। हाँ, ये आपका सही लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, क्यू है, क्यू इक्वल टू यहाँ पे भी 10E होगा और यहाँ पे भी 10, मैंने माना हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से इस पे गए हैं, तो 10E इधर भी होगा, 10E इधर भी होगा, लेकिन इस पे पॉजिटिव होगा और इस पे नेगेटिव होगा, तो मतलब इनकी पोलैरिटी अलग है। वो चार्जेस एक समान नहीं है, अनलाइक चार्जेस हैं, बट उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो आपका ऑप्शन डी सी जो कह रहा है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम अब एक बार ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बोल रहा है अनइक्वल एंड सिमिलर चार्ज। तो पहली बात, अनइक्वल चार्जेस तो आएंगे नहीं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे तो उसमें अधिकता के कारण नेगेटिव चार्ज होगा और इसमें कमी के कारण, उसमें एक्सेस है और एक में डेफिशिएंसी है, लेकिन सेम एक्सेस और सेम डेफिशिएंसी है। तो जिसमें डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिसमें एक्सेस है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, सेम ही इलेक्ट्रॉन्स का उसमें एक्सचेंज हुआ है। तो यहाँ पे अनइक्वल चार्जेस तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और दूसरी चीज सिमिलर चार्जेस बोल रहा है, सिमिलर भी नहीं हो सकते, एक पे नेगेटिव होगा तो एक पे पॉजिटिव होता है। आपका ऑप्शन डी भी गलत है और आपका ऑप्शन ए है सही है, लेकिन आधा सही है, मतलब केवल इक्वल चार्जेस दिया। अब ये नहीं कहा है कि चार्जेस कैसे है, इक्वल तो मैग्नीट्यूड में है ना, चार्जेस इक्वल नहीं है। इक्वल लाइक या अनलाइक ये दिया होता है तो ऑप्शन ए के बारे में सोचा जाता, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए भी गलत है और केवल आपका ऑप्शन सी सही है। तो हमें क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, दिया हुआ था बाय इंडक्शन वी प्रोड्यूस, मतलब इंडक्शन के द्वारा हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो इंडक्शन के द्वारा हम समान और अपोजिट मतलब एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस हम ला सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड में समान लेकिन पोलैरिटी में अपोजिट चार्जेस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडक्शन द्वारा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, A positive and negative charge are initially 4 centimeter apart when they are moved close together so that they are now only 1 centimeter apart, then the force between them will be। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो चार्जेस है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है, वो शुरुआत में मतलब इनिशियली वो 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए थे। मतलब हम दिखाना चाहते हैं, मान लो एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तो दो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये आपस में जब शुरू में था, मतलब इनिशियली वो 4 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे हुए थे, उनके बीच का सेपरेशन 4 सेंटीमीटर था।
अब क्या होता है कि इन दोनों को वापस लाते हैं, मतलब इस चार्ज को इधर ले आए, चाहे दोनों को पकड़ के एक पास ले आए गए, ठीक है। तो जब वो आपस होते हैं तो वो कुछ समय बाद, मतलब मान लो कुछ समय बाद वो 1 सेंटीमीटर दूरी पे आ जाते हैं। तो एक चार्ज ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, अब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तब हमसे पूछ रहा है कि देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर, 8 टाइम्स लार्जर देन बिफोर। मतलब ये कह रहा है कि पहले जो फोर्स था, मतलब पहली कंडीशन में जो फोर्स था उसके कितने टाइम्स होगा, ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने कल इस पे एक बताया भी था कि इसको दो तरीके से करते हैं। पहला तो सिंपल आप कूलम्ब लॉ दोनों जगह लगाएंगे और दोनों जो फोर्सेज आएंगे उसको डिवाइड करके रिलेशन निकाल लेंगे और उससे हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया था कि बाकी सारे क्वांटिटीज जब कांस्टेंट है, चार्जेस को नहीं बदल रहा है, केवल डिस्टेंस बदल रहा है, तो हम F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड करके दिखाता हूं और फिर मैं बताऊंगा कौन सा मेथड ऐसी है, आप खुद देख लीजिएगा, आपको जो इजी लगेगा आप उसको उससे सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहला जो सिंपल मेथड होता है उसको हम ट्राई करते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब इनिशियल कंडीशन है, इनिशियली कंडीशन में जो फोर्स होगा F1, अब हम इसको प्लस क्यू उसको माइनस क्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें ये नहीं दिया है कि चार्जेस सिमिलर है, चार्जेस सिमिलर भी हो सकते हैं, सिमिलर नहीं भी हो सकते, हम सिमिलर नहीं लेते हैं, ठीक है। सिमिलर तो इसका एक स्पेशल केस हो गया, हम सिमिलर नहीं लेके Q1 और Q2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपका फोर्स की वैल्यू होगी वो Q1 डॉट Q2 अपॉन 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर की जगह पे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन 4 सेंटीमीटर है। तो लेकिन Q1 Q2 की वैल्यू कुछ दी नहीं हुई है, तो हम केवल Q1 Q2 रख देते हैं। कि आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन, मतलब इनिशियल कंडीशन में आपका फोर्स ये होगा। अब जब 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब उन दोनों के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, तब हम देखेंगे कि वो उनके बीच फोर्स क्या होगा। तो when they are just 1 centimeter apart, then force will be हम F2 मान लेते हैं, जो एक सेंटीमीटर होने पे जो फोर्स होगा वो उसको हम F2 मान लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो K Q1 Q2, क्योंकि चार्जेस वही, चार्जेस नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वो एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको आप इक्वेशन 1 माने हैं, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब F1 में F2 से भाग दे देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, वी गेट F1 अपॉन F2। अब देखिए पहले वाले में क्या है, Q1 Q2 अपॉन 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और फिर बटे में क्या आएगा, इसका मान Q1 Q2 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो ये आपस में कट जाएगा, अब जो ये 1 सेंटीमीटर है वो फ्रैक्शन के नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाएगा ये, ठीक है, 1/16 आ जाएगा। मतलब आपका रिलेशन आ गया F1 अपॉन F2 इक्वल टू 1/16। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 63, तो आएगा आपका F2 इक्वल टू 16 F1। तो आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आ रहा है, F2 इक्वल टू 16 F1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में जब वो दोनों चार्जेस 4 सेंटीमीटर अपार्ट पे थे तब उनके बीच जो फोर्स लग रहा था तब F1 था,
और वो जब वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट पे आ गया, मतलब एक उनके बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर हो गया, तो उनके बीच का फोर्स F2 हो गया। अब हमें रिलेशन आ रहा है F2 इक्वल टू 16 F1, मतलब जो F2 की वैल्यू है वो F1 की 16 टाइम्स है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस आपका क्या कह रहा था, ऑप्शंस में दिया हुआ है 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, F1 इक्वल टू 16 F2 मतलब आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, रुक जाइए। F2 इक्वल टू 16 F1, मतलब जो दूसरा वाला फोर्स है वो पहले वाले फोर्स का 16 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वही लार्जर लिखा है यहाँ पे, 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब दूसरे वाले ऑप्शन में 8 टाइम्स दिया हुआ है लार्जर, और तीसरे में 4 टाइम्स स्मॉलर दिया हुआ है, और चौथे में 4 टाइम्स लार्जर दिया हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है और केवल पहला ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको दो बार, एक बार F1 निकालना होगा, फिर F2 निकालना होगा। आपकी कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग हो गई तो आप इसको कर जाएंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आज 30 सेकंड का ये क्वेश्चन है। लेकिन एक और सिंपल ट्रिक है इसको करने की, डायरेक्ट 1 स्टेप में कैसे करेंगे तो वो मैं बता देता हूं क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि F के बारे में हमने क्या पढ़ा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब देखिए क्या हो रहा है, हमें चार्जेस चेंज करने को नहीं कह रहा है, दो ही चार्जेस है, वही जो चार्ज शुरुआत में थे वही बाद में है, बस उनके बीच का सेपरेशन चेंज हुआ है। इसका मतलब चार्जेस, आपके चार्जेस की वैल्यू कांस्टेंट है, Q1 और Q2 की वैल्यू कांस्टेंट कर दिया है कि आपका पहले से कांस्टेंट होता है। तो हमारा देख रहे हैं कि F जो है वो केवल R पे डिपेंड कर रहा है, और कैसे डिपेंड कर रहा है, वो इस तरह से डिपेंड कर रहा है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो ये ऐसे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे R की वैल्यू अलग अलग है, और R के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें F की अलग अलग वैल्यू पता है। अब हमको पता है जो F1 है उसके लिए R की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। और जो F2 है उसके लिए R की वैल्यू क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, बस सिंपल है। अब क्या करना है, वही प्रोसेस है, डायरेक्ट F1 अपन F2 कर देंगे। तो अगर F1 अपन F2 करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल, आपका जो प्रोपोर्शनलिटी है वो इक्वालिटी में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट लाएंगे और सेम कांस्टेंट यहाँ पे भी आएगा, तो कांस्टेंट तो आपस में कट जाएगा ना। तो यहाँ पे इन्वर्सली और प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट आ जाएगा, देखिए F1 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब F के नीचे आएगा ये चीज़ें, तो ये आ जाएगी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और F2 इसके और नीचे आएगा, मतलब यहाँ बट्टे में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा जो ऊपर चला जाएगा बेसिकली, तो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो वही वाला हमारा आ जाएगा F1 अपन F2 इक्वल टू 1/16 या F2 इक्वल टू 16 F1। और इससे ये पता चलेगा कि जो आपका बाद वाला फोर्स है, जब उनके बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर हो जा रहा है तब उसमें जो फोर्स लगेगा वो जो उस 4 सेंटीमीटर सेपरेशन के समय जो फोर्स लग रहा था उससे 16 टाइम्स लार्जर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड बढ़िया है, बस आपको जो आसान लगे, पहले वाला अगर आसान लग रहा है उससे कीजिए, अगर दूसरे वाले में थोड़ा सा, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा अपना सेल्फ नॉलेज चाहिए, मतलब हम इन सारी चीजों को ना लिख के बस ये प्रोपोर्शनलिटी का यूज करके, F के प्रोपोर्शनल है तो F1 अपन F2 जो होगा वो R2 अपन R1 हो जाएगा, मतलब F1 अपन F2 इक्वल टू R2 अपन R1। अभी दोनों का इसके स्क्वायर पे, मतलब स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे निकालना होता है। प्रोपोर्शनलिटी वाले कांस्टेंट पे रेशियो निकालने वाले चीज़ों को हम ऐसे निकालते हैं। तो ये मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, अगर बच्चा इतना काबिल है इसको कर ले रहा है तो इसको डायरेक्ट कर लेगा सवाल, अगर नहीं भी हो रहा है तो पहले वाला भी कोई बच्चा खराब नहीं है, वो भी आराम से कर लेगा, बस उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर उसने कैलकुलेशन प्रैक्टिस की हुई है, कैलकुलेशन पे अगर उसकी अच्छी पकड़ है तो वो कर ले जाएगा, उसको भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कह रहा है।
कंसिडर टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटल सेल्स of radius r1 and r2 such that r2 is greater than r1 if the outer cell has a charge q and the inner one is grounded then the charge on the inner cell is। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, मतलब कॉन्सेंट्रिक सेल्स मतलब इस तरह से आपके दो स्फेरिकल सेल्स हैं। सेल्स मतलब वो एक गोले जैसा है लेकिन अंदर से खाली है, वो प्लास्टिक वाली बड़ी वाली बॉल नहीं होती है वैसे, या आपकी जो फुटबॉल होती है अंदर से हवा भरी होती है लेकिन बाहर से बस उसकी फुटबॉल की लेदर वाली परत होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे दो स्फेरिकल सेल है, एक अंदर भी है और एक बाहर है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अंदर वाला है इनके रेडियस अलग अलग है, एक का r1 है और एक का r2 है। तो मान लीजिए ये आपका r1 हो गया, ये आपका r2 हो गया। अब क्यों r1 r2 ऐसे लिए, हम इसको भी तो r2 ले सकते हैं लेकिन नहीं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, r2 जो है मतलब r2 बड़ा है r1 से, मतलब बड़े वाले स्फेरिकल की जो स्फेरिकल सेल की जो रेडियस है उसकी वैल्यू r2 है और छोटे वाले स्फेरिकल सेल की जो वैल्यू है रेडियस की वो r1 है, हम इससे पता किए हैं। अब कह रहा है इफ द आउटर सेल है चार्ज q, मतलब अगर इस पे एक पॉजिटिव q चार्ज ले लिया जाए, ठीक है, मतलब एक Q चार्ज हमने ले लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है हमें नहीं पता, केवल Q चार्ज है एंड द इनर वन इज ग्राउंडेड देन द चार्ज ऑन द इनर सेल। और कह रहा है हमसे कि अगर इसको हम ग्राउंड कर दिए, ग्राउंड मतलब एक वायर लेके इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर दिए, ग्राउंडिंग इसी को कहते हैं, तो हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि देन द चार्ज ऑन द इनर सेल क्या होगा, मतलब इस जो अंदर वाला जो आपका स्फेरिकल सेल है उस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं ग्राउंडिंग वाले। देखिए ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम किसी मेटेलिक या कोई भी अगर बॉडी है अगर उसको हम ग्राउंडेड करते हैं मतलब अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो होता ये है कि उसमें चार्जेस का फ्लो होता है, मतलब अर्थ और इस स्फेरिकल सेल के बीच में चार्जेस का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ऐसा क्यों होता है, हम मानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो इलेक्ट्रॉन्स का एक ओशियंस टाइप है, मतलब एक समुद्र है, हमारा जो पृथ्वी है वो इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र सा है, और जब भी उसमें से कोई भी चीज कनेक्ट होती है तो आराम से उसका फ्लो होना शुरू हो जाता है, अगर ये मेटल की चीज है। एक मिनट, सॉरी रुक जाइए एक मिनट, माफी चाहूंगा। चलो ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या कह रहा था। मैं समझा रहा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक इलेक्ट्रॉन्स का मतलब भंडार सा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है, एक रिजर्वायर जैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स दो निकाल लें चाहे दो डाल दें, उससे समंदर में अगर हम एक बोतल पानी निकाल लें या उसमें एक बोतल पानी डाल दें उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला उस पर, बिल्कुल नहीं। सेम वैसे ही हमारी जो अर्थ है उस पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जब भी हम इसे कनेक्ट करते हैं तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। अब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज ऐसे होता है कि इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाना चाहिए, मतलब हम इतने इलेक्ट्रॉन्स या तो इससे इसमें जाएंगे या इससे अर्थ से इस बॉडी में जाएंगे, इस प्रकार कि इस बॉडी का जो ये स्फेरिकल सेल है जो अर्थ किया गया है उसका जो पोटेंशियल है नेट पोटेंशियल वो जीरो हो जाए। अब हमें बस वही कॉन्सेप्ट याद करके हम इसको सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, द नेट पोटेंशियल ऑन इनर सेल विल बी जीरो, ठीक है, मतलब जो इनर सेल है उस पे जो आपकी पोटेंशियल है वो जीरो हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई इस पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ और इस पे कोई चार्ज Q1 आ गया, ठीक है, कोई चार्ज इस पे Q1 आ गया। अब हम इसमें पोटेंशियल लिखेंगे इस इनर सरफेस के लिए, मतलब जो ये R1 सरफेस है ना इस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसको निकालेंगे दोनों की वजह से। क्या लिखा है मैंने, द नेट पोटेंशियल, मतलब इस पे जितने अगल बगल में इसके चार्जेस रखे होंगे उसके कारण जो टोटल पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा,
और वो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि ग्राउंड किया गया है, और ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज तब तक होता है जब तक उसका जो टोटल पोटेंशियल होता है, नेट पोटेंशियल होता है, वो जीरो ना हो जाए। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल जीरो होगा। अब हम निकालेंगे इस जो ऊपर वाला बड़ा वाला, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं और इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो पोटेंशियल ऑन इनर सेल। अब देखिए हम नेट पोटेंशियल निकाल रहे हैं, नेट पोटेंशियल ऑन द इनर सेल, ये हम निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, अब इनर सेल पे जो पोटेंशियल गया, मान लो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ चार्जेस का, हमने जब इसको अर्थिंग से मतलब अर्थ वायर से कनेक्ट किया, इसको ग्राउंड करना शुरू किया, तो कुछ चार्जेस का एक्सचेंज हुआ और उसके कारण इस इनर वाले सेल पे Q1 चार्ज आ गया। मतलब या हम Q भी केवल ले सकते हैं, क्योंकि Q1 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको केवल Q ले रहे हैं। ठीक है, केवल Q ले रहे हैं, कैपिटल Q ले रहे हैं। तो कैपिटल Q लेंगे तो इस बॉडी पे जो होगा, मतलब जो इनर सेल होगा, उसके कारण, उस Q चार्ज के कारण उस पर कुछ पोटेंशियल होगा, और उसको हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इनर सेल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q इक्वल टू जीरो। मतलब जो इनर सेल के कारण, इनर सेल का चार्ज क्या है, Q है, तो इस Q के कारण जो पोटेंशियल होगा वो प्लस पोटेंशियल इस स्मॉल q है, उसके कारण जो पोटेंशियल है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब दोनों चार्जेस के कारण, कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों चार्जेस के कारण इनर सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उसका सम लेके उसको हम जीरो से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो हमें इस q की वैल्यू मिल जाएगी, और यही हमसे पूछा हुआ है। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो हम जानते हैं किसी भी, मान लो कोई स्फेरिकल सेल है, ऐसे मान लो कोई स्फेरिकल सेल है, इस पे चार्ज है कोई Q, तो इसके कारण इस सरफेस पे जो आपका क्या होगा, पोटेंशियल होगा, उसकी वैल्यू होगी KQ अपॉन R, इसका रेडियस अगर R है तो। ठीक है, ये आपका थ्योरी का पार्ट है, मतलब ये थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि आपका अगर कोई स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस R है और उस पर Q चार्ज है, तो उसके कारण जो पोटेंशियल होगा उसके सरफेस पे वो होगा KQ अपॉन R। तो यहाँ पे जो लिखेंगे, आपने क्या लिख रहा था, पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल Q, मतलब बड़े वाले जो अंदर वाला सेल है उसके कारण जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, और वो वैल्यू होगी KQ अपॉन उसका रेडियस क्या है, R1 है, तो इसका रेडियस R1 है, तो ये हो जाएगा R1। ठीक, प्लस ये हो गया आपका जो ये वाला चार्ज है ना, मतलब चार्जेस के एक्सचेंज के कारण जो Q चार्ज आया, कैपिटल Q चार्ज आया इनर वाले सेल पे, उसके कारण इनर वाले सेल के सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण उसका जो पोटेंशियल है वो हो गया KQ अपॉन R1। अब इस चार्ज के कारण फिर यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा। अब एक और थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी में पढ़ाया गया होता है कि हमारा जो पोटेंशियल, अगर कोई स्फेरिकल सेल है जिसपे चार्ज Q है, उसकी रेडियस R है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होता है, और कितना होता है, जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है उसके बराबर होता है। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ अपॉन R2। अब हम यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालना चाहें तो वो भी पोटेंशियल इसके बराबर ही होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कि अगर कोई स्फेरिकल सेल है तो उसके जो सरफेस पे जो आपका पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल उसके स्फेरिकल सेल के अंदर जाने के किसी भी पॉइंट पे, हम इस पॉइंट पे निकाले, इस पॉइंट पे निकाले, इस पॉइंट पे निकाले, इस पॉइंट पे या सेंटर पे कहीं पर भी निकाले, तो आपकी जो उसकी पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, KQ अपॉन R2। तो इसको आगे हम लिखते हैं, यूज करते हैं, प्लस KQ अपॉन R2 इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों, ग्राउंडिंग के कॉन्सेप्ट से हमने ग्राउंड किया है तो उससे पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो KQ अपॉन R1 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा KQ अपॉन R2, सॉरी यहाँ पे R² मैंने लिख दिया R2 की जगह पे, तो R2। ठीक, अब देखेंगे ये K और K कांस्टेंट है और ये सेम है, तो इक्वेशन के चार दोनों बगल है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक, अब देखेंगे हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q की वैल्यू जो होगी यहाँ पे नेगेटिव है, R1 R2 अपॉन Q। तो ये आ गया आपका चार्ज की वैल्यू जो एक्सचेंज के कारण उस
सरफेस पे आएगा, इनर वाले स्फेरिकल सेल के सरफेस पे आएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्या बात है। अगर यहाँ पे क्यों हमें दिया नहीं था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये ओवरऑल जो ये चार्ज होगा, जो इस पर चार्ज आएगा वो नेगेटिव होगा, और उसका मतलब ये होगा कि अगर जो हम उसको जब ग्राउंडिंग करेंगे तो हमारी अर्थ से इलेक्ट्रॉन उस इनर वाले सेल पे आ जाएंगे। और अगर ये चार्ज, ये वाला चार्ज आपका नेगेटिव है, मतलब जो आउटर सेल है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज हमने दिया हुआ है और उस टाइम पे हम इनर वाले सेल को अगर ग्राउंड कर रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका मतलब ये चार्ज होगा Q वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने का मतलब ये होगा कि आपका जो सेल है, इनर वाला सेल है, उसको जब हम ग्राउंड करेंगे, अगर ऊपर वाले सेल पे आपका मतलब बड़े वाले सेल पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनर वाले सेल को ग्राउंड करने पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपके इनर वाले सेल से अर्थ की ओर होगा। मतलब इनर वाले सेल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के अर्थ पे चलेंगे जाएंगे, और कैसे निकल के जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाएंगे कि उसकी वैल्यू कम से कम एकदम इसके बराबर होनी चाहिए, R1 R2 इंटू क्यू के बराबर होनी चाहिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है समझाने वाला, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आप ऑप्शन को चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन में वो दिया हुआ है। तो आपका ये देखिए ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, -R2/R1Q, और आपका आंसर क्या है R1/R2 2। तो आपका यहाँ पे R2/R1 दिया है, आंसर में आपका R1/R2 है, इसलिए ये आपका गलत होगा। ठीक, बी ऑप्शन 0 दिया है तो 0 तो होगा नहीं, वो भी गलत है। और आपका डी ऑप्शन Q दिया है तो Q भी आपका नहीं होगा, क्योंकि चार्जेस हमारे क्या है R1/R2 आया है, और वो केवल हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, क्वेश्चन एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट का था, और ये सीयूटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एलयू के एग्जाम में तो आते हैं ही है, ये सीयूटी लेवल के क्वेश्चन जब हम आप लोग 12th में अगर एग्जाम दिए होंगे उस समय भी ऐसे क्वेश्चन आपने अगर सीयूटी का दिया होगा तो आया होगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। आंसर कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जब भी किसी बॉडी मतलब किसी भी अगर सरफेस को हम अर्थ करते हैं, मतलब ग्राउंड करते हैं, ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है, हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो उस पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स या तो आपके जिस सरफेस से निकल के आपके ग्राउंड में जाएंगे, या ग्राउंड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के उस सरफेस पे आएंगे। अब वो अलग अलग कंडीशन में, जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मतलब बड़े वाले सरफेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आपके अर्थ से ऊपर आएंगे, और उस पर निगेटिव चार्ज होगा तो इससे निकल के अर्थ में जाएंगे। तो केसेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, और इस प्रकार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि उस सरफेस पे मतलब जिस सरफेस को हमने ग्राउंड किया है उसका जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। और बस यही कॉन्सेप्ट याद रख के हम इसको सॉल्व किए कि नेट पोटेंशियल ऑन द इनर सेल विल बी 0 बिकॉज इट इज ग्राउंडेड। और अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल हम अलग अलग नहीं, मान लीजिए एक्सचेंज के कारण इस पे चार्ज Q आ गया, तब इस Q चार्ज के कारण इस इनर वाले सेल के सरफेस पे भी एक पोटेंशियल होगा, और जो आउटर सेल है उस पर पहले से ही Q चार्ज है, उस चार्ज के कारण भी उस इनर वाले सेल पे एक पोटेंशियल होगा। उस दोनों को सम करेंगे तो नेट पोटेंशियल ऑन दैट सरफेस आ जाएगा, और उस सरफेस को हम 0 से इक्वेट करेंगे। क्यों 0 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमने जस्ट अभी बताया कि आपका जो ग्राउंड किया, जब भी किसी सरफेस को हम ग्राउंड करते हैं तो उसका जो नेट पोटेंशियल है वो 0 हो जाता है, और इसको 0 करके इस पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे, और इस पोटेंशियल को जब सॉल्व करेंगे तो हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपसे इसमें R की वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कह दे यहाँ पे Q की कुछ वैल्यू दे दे, तब पूछे कि उस सरफेस जो इनर वाला स्फेरिकल सेल है उसका R क्या है, कि उसके लिए Q की वैल्यू इतनी हो जाएगी। Q की वैल्यू इसके स्मॉल q की भी वैल्यू देगा, R2 की भी वैल्यू देगा, तब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को कैसे भी बदल सकता है, लेकिन आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिजिक्स में ये होता है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बस आप थोड़ा कैलकुलेशन पे अपनी पकड़ रखिएगा, बाकी कुछ नहीं। कैलकुलेशन बस इतनी होनी चाहिए कि आप कोई भी गुड़ा भाग कर रहे हैं, कहीं काट रहे हैं, भीनू, ये सब आना चाहिए, उससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं चाहिए। बट अगर कॉन्सेप्ट आपको सही है तो क्वेश्चन में आप कभी नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको गलत पता है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको जैसे क्या होता है, मतलब कई लोग ये रट लेते हैं कि किसी सरफेस को ग्राउंड करते हैं तो उसका टोटल चार्ज 0 हो जाता है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर केस है, उसका चार्ज टोटल 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे टोटल चार्ज 0 नहीं होगा। देखो क्या होता है, मान लो कोई एक सिंगल बॉडी है, मतलब यहाँ पे कोई बॉडी है, इस पे कोई प्लस Q चार्ज है, तो अगर इसको हम केवल ग्राउंड करेंगे तो इसका जो
इस पे जो टोटल चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब बाद में जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। तो एक स्पेशल केस है। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि अगर इस पे चार्ज जीरो होगा तभी तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? के क्यू अपन आर। तो अगर चार्ज को हम जीरो करेंगे तभी तो हमारा पोटेंशियल भी जीरो होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे चार्ज जीरो करना पड़ेगा पोटेंशियल जीरो करने के लिए। अब कई लोग इसी को रट लेते हैं कि जब किसी सरफेस को हम अर्थ करते हैं, मतलब ग्राउंडेड करते हैं, ग्राउंड करते हैं, तो उसका चार्ज जीरो हो जाता है। लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं याद करना है। हमें एक ही कॉन्सेप्ट याद करना है कि आपका जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। चार्ज आपका जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में तो जीरो नहीं हो रहा है चार्ज। यहाँ पे तो चार्ज आ रहा है ना, क्योंकि कुछ वैल्यू आ रही है R2/R1 या R1/R2 क्या आ रहा था? R1/R2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट सही पता होना चाहिए, गलत कॉन्सेप्ट नहीं याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम कॉन्सेप्ट को भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। When a surface is grounded, the net potential on the surface will be जीरो। ठीक, तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि कभी जब भी किसी सरफेस को ग्राउंड किया जाता है तो उसका जो नेट पोटेंशियल होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद करके सॉल्व कर सकते हैं आगे के जितने भी क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू चार्जेस Q एंड Q माइनस Q, द वैल्यू ऑफ Q सच दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपका थोड़ा सा मैथ यूज होगा, मैं बता रहा हूं कहां पे होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई चार्ज Q की कोई बॉडी है, ठीक है। अब उस चार्ज को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा। कैसे तोड़ा? एक मान लो यहां पे कोई बॉडी है जिस पे चार्ज है कितना? Q, कैपिटल Q। तो यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है। अब इसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ा है। कैसे तोड़ा? एक है आपका स्मॉल q और दूसरा जो पार्ट होगा वो q माइनस स्मॉल q, मतलब इसमें से एक q पार्ट को हमने अलग निकाला। तो q पार्ट अगर अलग निकाल लिया तो बचा हुआ क्या होगा? 5 रुपए में 2 रुपए निकालेंगे तो क्या होगा? 5 माइनस 2 ही बचेगा ना। वही इसमें q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q या इस पे चार्ज होगा। अब आपसे कह रहा है कि जब इसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया तो द वैल्यू ऑफ q, मतलब इस q की क्या वैल्यू होगी ताकि जो हमारा फोर्स होगा इनके बीच में वो जीरो होगा। आप देखिए क्या होता है यहाँ पे, हमने जब इसको दो पार्ट में तोड़ा तो चार्जेस के दो पार्ट्स हो गए, एक Q और एक आपका Q माइनस Q, मतलब कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q। अब जब दो चार्जेस जब हो गए तो दो चार्जेस के बीच में कूलम्बियन फोर्स तो लगेगा, और जब कूलम्बियन फोर्स वहां पे लगेगा तो ये कह रहा है कि Q की क्या वैल्यू होगी, मतलब हम Q को कितना निकालें ताकि इसके बीच का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा। अब यहाँ पे मैक्सिमा निकालना है, तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या किया जाता है? मैथ का एक कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन कहता है अगर किसी भी पहले तो हम इसका फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन कैसे बनाएंगे? इन दोनों के बीच के फोर्स का फॉर्मूला में पता है, F = KQ1Q2/R²। तो उस फॉर्मूले को यूज करके एक फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन का अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो उस मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और उस डिफरेंशिएशन को जीरो को पुट करते हैं तो हमें रिलेशन मिल जाता है हमें मैक्सिमा का। अब देखिए सबसे पहले हम उस रिलेशन या उस फंक्शन को निकालते हैं। तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, द फोर्स बिटवीन Q एंड Q माइनस Q, ठीक। Q और Q माइनस बीच के लगने वाला फोर्स जो होगा वो F = Q इंटू Q माइनस Q, ठीक, अपॉन R²। इसके बीच का सेपरेशन हम कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका R है, कांस्टेंट हमने माना हुआ है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। आपका ये जो है हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि हम इतने डिस्टेंस पे रख के फोर्स निकालें।
कोई भी डिस्टेंस ले, हमें बस Q की एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि हमें फोर्स आपका मैक्सिमाइज हो जाए। अब देखिए ये आ गया आपका फोर्स, इसको थोड़ा और सिंपल करेंगे तो F इक्वल टू के क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये एक फंक्शन आ गया F इक्वल टू के क्यू क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें हमें Q की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसपे F आपका मैक्सिमाइज हो। अब हम पढ़ते हैं कि कोई अगर फंक्शन है एक्स क्यूब, तो इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम इसको क्या करेंगे, डी एफ अपॉन डी एक्स निकालेंगे और इसको हम जीरो को पुट करेंगे तो हमें x की एक वैल्यू आएगी, स्पेसिफिक वैल्यू x नॉट आएगी, जिसपे आपकी जो ये फंक्शन होगा या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। यहाँ पे आपका मैक्सिमम का ही केस आएगा, मिनिमम का कोई केस। मिनिमम के लिए क्या होगा, आपकी q की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब तोड़ो ही नहीं, तो आपका मिनिमम केस है, फोर्स ही नहीं लगेगा, जीरो फोर्स हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम का ही केस बनेगा। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है f इक्वल टू क्यू, क्योंकि q को ही हम चेंज कर रहे हैं, r के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि r को क्या करना है, कम करना है, बढ़ाना है, कुछ नहीं। हमें कह रहा है q की कोई एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसपे हमारा जो फोर्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो अगर फोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए q की वैल्यू हमें पूछ रहा है तो हम q के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू Q, मतलब हम निकालेंगे डी एफ अपॉन डी क्यू और इसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे क्योंकि हमें मैक्सिमा निकालना है। तो डी एफ इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू जीरो को इक्वेट करना है फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए हमें जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा डी एफ अपॉन डी क्यू को। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं तो डी अपॉन डी क्यू आपका एक्सप्रेशन क्या है, के क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वल टू जीरो को इक्वल टू करना है हमें मैक्सिमा करने के लिए। अब जीरो से इक्वेट करके हम क्यू की इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्यू की एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी और उस स्पेसिफिक वैल्यू पे आपकी जो फंक्शन होगा, मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, ये के अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं क्योंकि जब भी हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे Q आपका जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि हमें दिया हुआ था कि Q चार्ज की बॉडी है उसको हमने तोड़ा, कैपिटल Q चार्ज की बॉडी है उसको हमने तोड़ा है, तो कोई वैल्यू तो दी है ना, तो कैपिटल Q तो दिया हुआ है तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो भी इधर आगे आ जाएगा और इस Q का डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो एक हो जाएगा माइनस यहाँ पे Q स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x होता है, तो यहाँ पे 2Q हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, ठीक है। अब देखिए ये इधर से जो ये कांस्टेंट वाली वैल्यू है इधर जाएगी तो 0 हो जाएगी, हमारा क्या बचेगा Q माइनस 2Q इक्वल टू 0, ठीक है। अभी अगर ये 0 हो गया तो इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा 2Q इक्वल टू Q और आपका Q की वैल्यू जो होगी Q इक्वल टू Q/2, मतलब आपका आ गया रिलेशन जो स्मॉल q है अगर वो Q/2 हो, मतलब हम चार्ज को अगर आधा आधा तोड़ दें तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम इसको ऑप्शंस में चेक करते हैं दिया हुआ है कि नहीं ऑप्शंस में। हाँ, तो यहाँ पे आपको देखेंगे सी ऑप्शन दिया हुआ है Q/2, ठीक है। तो बाकी सारे तो गलत हो जाएंगे ऑप्शन, Q नहीं होगा, 3Q नहीं होगा और Q/3 नहीं होगा। मतलब इस जो स्मॉल q है अगर उसको हम Q/2 मतलब इस चार्ज के आधे पार्ट को तोड़ दें, मतलब इस चार्ज को आधा आधा कर दे तो उसके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स मैक्सिमम होगा। और वो हमने निकाला भी है, यहाँ पे कैसे निकाला है, हमने क्या किया उसके बीच के फोर्स का एक रिलेशन बनाया। जब इसको मान लो Q और Q माइनस Q हो गया तो उसके बीच लगने वाला फोर्स हम इस कूलॉम फार्मूले से निकालेंगे, कूलॉम के दिए हुए फार्मूले से निकालेंगे और उस फार्मूले से एक फंक्शन तैयार करेंगे। अब किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ पे हम रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे हमसे Q की एक स्पेसिफिक वैल्यू पूछ रहा है जिसपे आपके फोर्स को मैक्सिमाइज करना है।
अब हमें आर तो कांस्टेंट रखा है ना, उसने आर के बारे में कुछ नहीं कहा है, आर कहाँ पे रखना है, कितना रखना है, इसका कुछ नहीं दिया है। के तो आपका ऑब्वियस है कि वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁻ +9। तो आपको बस क्यू के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा, और क्यू का जो स्मॉल क्यू है उसकी एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए आपका जो एफ की वैल्यू है उसका एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो हमने एफ इक्वल टू ये रिलेशन लिखा है, इसको हमने पहले डिफ्रेंशिएट किया क्यू के रिस्पेक्ट में df/dq, और उसको जीरो के इक्वल टू पुट किया, मतलब उसको जीरो से इक्वेट किया मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमा के लिए जब जीरो से इक्वेट किया तो फिर उसको डिफरेंशिएशन किए, ये की और आर आपका तो कांस्टेंट है तो वो भी बाहर निकल जाएगा। अब देखिए जो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, तो जो आपका कैपिटल क्यू है ना वो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। क्यों ट्रीट होगा कांस्टेंट की तरह? क्योंकि आपका कैपिटल क्यू दिया हुआ है, उसने कहा है कि कोई क्यू कैपिटल क्यू का चार्ज है उसको हमने तोड़ा हुआ है दो छोटे चार्जेस में, तो आपका ये कैपिटल क्यू है वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और इसलिए ये क्यू बाहर रहेगा, और इस क्यू का जो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर का 2q हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है तो उधर जाएगा 0 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Q/2। अब इसको हम ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन पे दिया हुआ है, उसको हम टिक कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ यूज हुआ है, ठीक है, फिजिक्स तो है ही। फिजिक्स के क्या यूज हुआ है? फिजिक्स यहाँ पे यूज हुआ है कि दो अगर चार्जेस हैं तो उसके बीच में फोर्स लगेगा, कोलम्बियन फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला में याद है, उसके थ्रू हमने एक फंक्शन बनाया। अब इसमें मैथ क्या यूज हुआ? मैथ ये यूज हुआ है कि हमें फोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहा था, और किसी भी हम पे पता है मैथ में डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया जाता है तो हमें पढ़ाया जाता है कि फोर्स को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, तो मतलब किसी भी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसको जीरो के इक्वेट करते हैं, और जीरो से इक्वेट करने पे हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है। अब इसमें हम देखते हैं कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें जिस वैल्यू पे, मतलब यहाँ पे x की जिस वैल्यू के लिए हमें f की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है तो हमें x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे q के लिए, मतलब q के एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना था तो हम यहाँ पे q से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ पे q की वैल्यू कांस्टेंट करा के हमें पूछता है कि कितनी दूरी पे रखे ताकि उसके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो हम वहाँ पे r के सापेक्ष में, मतलब r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि r का डिफरेंशिएशन आपका उसमें बन भी सकता है, लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन। तो यहाँ पे q के रिस्पेक्ट वाला क्वेश्चन देखा आया है, हमने q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, q की एक वैल्यू आई, और उस वैल्यू पे आपका जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, जो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/2 हो जाएगा। यहाँ से Q/2 करेंगे तो ये भी Q/2 हो जाएगा। अब उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान था, सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। इस पे और सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे 2q दे सकता है, यहाँ पे तोड़ने के 3 पार्ट्स में तोड़ने को कह के कुछ और सिस्टम बना के दे सकता है। आपको बस क्या करना है, मैक्सिमाइज करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं और इसको जीरो से इक्वेट करते हैं तो हम उसकी मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमा या मिनिमाइज कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन हो गया ये, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड स्फेरिकल चार्ज सेल इज, ऑप्शन दिया हुआ कांस्टेंट, नॉन जीरो, वेरिएबल, जीरो, इनफिनाइट। मतलब आपसे ये कह रहा है कि अगर आपकी कोई स्फेरिकल चार्ज सेल है, मतलब अभी स्फेरिकल चार्ज वाली मैं बात कर रहा था ना यहाँ पे, कि आपका लेट सपोज आपका कोई एक स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल अभी बताया ना क्या होता है, फुटबॉल जैसा शेप का कोई सेल हो गया। तो स्फेरिकल सेल है, इस पर कोई चार्ज है, कोई चार्ज हो भी सकता है, कुछ भी दिया हो, मान लो चार्ज कोई दिया तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पे मान लो कोई +q चार्ज दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसके अंदर, मतलब इस सेल, यहाँ पे इसकी सेल का सरफेस है, ठीक है, अंदर तो वैक्यूम है, मतलब खाली है, या एयर भरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे मेटल नहीं है, खाली है, ये अंदर वाला पार्ट वैक्यूम क्रिएट है यहाँ पे। तो इसके बीच का पूछ रहा है कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो हम कॉन्सेप्ट में पढ़े होते हैं, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया जाता है कि अगर कोई स्फेरिकल सेल है और स्फेरिकल सेल पे कोई चार्ज q है, +q, -q, कोई भी चार्ज हो सकता है, तो उसके कारण जो इनसाइड, मतलब उस सेल के इनसाइड जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो वैल्यू जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? अब
ये कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्यों जरूरी होती है। क्या होता है कि जब हम अंदर गॉस लॉ में पढ़ाया जाता है, गॉस लॉ से हम अगर यहाँ पे कुछ खींचेंगे, अंदर एक स्फेरिकल सेल खींचेंगे, तो इस गॉस लॉ के अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अंदर वैक्यूम है ना, अंदर तो कुछ नहीं दिया है हमने, सरफेस पे, इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे चार्ज दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो वहां पे कोई चार्ज है ही नहीं। अब इस स्फेरिकल सेल के लिए अगर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका जो फ्लक्स होगा ई डॉट डी एस, वो क्या हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब क्यू इन जीरो है, मतलब अगर इसकी वैल्यू जीरो है, तो ई डॉट डी एस की जो वैल्यू होगी वो भी तो जीरो हो जाएगी, और अगर ये जीरो हो गई तो इसका डीएस क्या है, डीएस आपका एरिया ही तो है। अब इसका सरफेस एरिया तो जीरो हो नहीं सकता, कुछ तो एरिया होगा ना, अगर हमने एक गॉसियन सरफेस लिया है तो इसका कुछ एरिया होगा। अब डीएस कांट बी जीरो, दैट्स वाई आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है। तो ये एक तरीका है पता करने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। ये आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है, हमें हमारे बैचेस जो है उसमें जिस सर ने भी पढ़ाया होगा उसमें थ्योरी में पढ़ाया होगा जरूर, कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर, चार्ज भले उसमें कुछ हो लेकिन सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। और इसी कारण देखिए यहाँ पे हमने गॉस लॉ से लिया भी दिया है कि ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें अगर गॉसियन सरफेस इसके अंदर बनाया है तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू इन की वैल्यू जीरो है, और अगर वो जीरो है तो आपका टोटल ये ई डॉट डी एस जीरो हो जाएगा। और अगर आपका ई डॉट डी एस जीरो हो गया तो जो डी एस होता है, मतलब इसका जो एरिया होता है, एरिया कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो एरिया होगा, एक ही हो, बहुत कम एरिया, बहुत छोटा से गॉसियन सरफेस ले तो उसका भी कुछ तो एरिया होगा, जीरो एरिया नहीं होगा। और जब एरिया जीरो नहीं होगा तो इससे हमें निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो हमें इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a spherical cell is always zero। ऑलवेज जीरो का मतलब क्या हो गया कि इस पे चार्ज कुछ भी हो, इस चार्ज पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, चार्ज हो चार्ज नहीं हो, प्लस क्यू हो माइनस क्यू हो, 10,000 गुलाम हो या 1 गुलाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पे आपका बस एक कॉन्सेप्ट है कि अगर इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपके किसी भी स्फेरिकल सेल के इनसाइड, मतलब स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका जीरो होगा, और इस कारण आपका जो आंसर सी है, ऑप्शन सी है, वो सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। ठीक, कांस्टेंट नॉन जीरो तो नहीं हो सकता, अंदर नॉन जीरो नहीं हो सकता, वेरिएबल भी नहीं हो सकता, इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई चार्ज, देखिए इस पे दिया भी है स्फेरिकल चार्ज सेल, मतलब इस पे कोई चार्ज है, चार्ज है, चार्ज नहीं हो तो ऐसे भी जीरो होगा, उसमें इतना सोचना भी नहीं है, लेकिन अगर चार्ज हो भी तो भी उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और क्वेश्चन में यही पूछा था, आप इसको सही कर जाएंगे, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं इसमें भी बताता जा रहा हूँ, देखिए बैच में कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, लेकिन मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ओवरव्यू में जरूर दे रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप क्वेश्चन को आसानी से कर जाए, बाकी आप अपना थ्योरी देख लीजिए कैसे करना है थ्योरी को। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है, और इस क्वेश्चन को करने में हमको लगता है टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा, देख लेता हूँ कोई और भी क्वेश्चन हो जो, हाँ इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 2 मिनट बचा हुआ है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज विथ डिस्टेंस आर। अब इसमें पूछ रहा है कि कोई अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके कारण आर डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे कोई आर डिस्टेंस है तो वहां पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो किस प्रकार चेंज होती है, वेरीज मतलब चेंज कैसे होती है। हमने पढ़ा है ना कि पॉइंट चार्ज की, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है तो इसके आर डिस्टेंस पे आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर, तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो चेंज होता है ना। तो हमें इससे पूछा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है, कैसे वेरी होता है। तो फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी डाइपोल इज V इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर।
ये आपका फॉर्मूला, यहाँ पे के मतलब 1/4πε। पी क्या है आपका, इसका डाइपोल मोमेंट है q इंटू डी। अगर इसका लेंथ अगर ये d है तो यहाँ पे p की जो वैल्यू होगी वो q इंटू डी होगी। तो इसकी ये p क्या है आपका डाइपोल मोमेंट है, और r क्या है, ये जो सेपरेशन मतलब यहाँ से r डिस्टेंस पे, इस डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे आपका पोटेंशियल निकालने को पूछे तो उसका फॉर्मूला ये होता है v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे के पी तो आपका कुछ भी कांस्टेंट है, हमें पूछा है कि आर के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है, तो ये अगर कांस्टेंट है तो आर के रिस्पेक्ट में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है, और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करने का मतलब अगर आर के हम ऊपर ले जाएं तो आर टू द पावर -1 हो जाएगा। तो आपका ये तो फॉर्मूला पहले आप याद रखिएगा, v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट के किसी भी डाइपोल के कारण किसी आर डिस्टेंस पे आपका पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। और यहाँ पे मैंने निकाल दिया कि वो आर के रिस्पेक्ट में वेरी कैसे कर रहा है। अब हम ऑप्शंस पे चेक करेंगे कहाँ पे दिया हुआ है आर टू द पावर -2, तो आपका पहला ऑप्शन है उसी पे दिया हुआ है आर टू द पावर -2, तो आप पहले ऑप्शन को टिक करेंगे। दूसरा बाकी क्या दिया हुआ है -r टू पावर -3, r टू पावर -1 और r टू पावर -4, तो ये सारे ऑप्शंस गलत है। अब देखिए होता क्या है, जो डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले में नीचे यहाँ पे r क्यूब आता है, के पी कॉस थीटा अपॉन r क्यूब, तो वहां पे क्या होता है केपी, यहाँ पे केपी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका पोटेंशियल के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे क्या होता है कि नीचे आर क्यूब मतलब आपका जो पोटेंशियल होता है आर टू द पावर -3 के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तब क्या होता है कि जब एग्जाम्स में ये देखते हैं इलेक्ट्रिक दिखा, आगे हमने डाइपोल नहीं देखा, हमने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक देखा, हमने सोच लिया फील्ड होगा और आर क्यूब पे डायरेक्ट हमने टिक कर दिया। तो ऐसी गलती आपको एग्जाम्स में नहीं करनी है, आपको एग्जाम में चेक करना है पहले कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बस उसी का जवाब देना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ जवाब नहीं देना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा था और पोटेंशियल आर टू द पावर -2 के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ऑप्शन बी को टिक नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता तो हम आर टू द पावर -3 के ऑप्शन वाले को टिक करते और बाकी सारे ऑप्शंस को गलत रहने देते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, हमने इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब देखिए और भी सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। यहाँ पे 4 चार्जेस है और उसको एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखा होता है और उसके सेंटर पे भी एक चार्ज क्यू दिया होता है। अब इसको क्या करना होता है, इसमें अलग अलग इसमें देता है कि सिस्टम का जो टोटल सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में कैसे होगा। अब इसको सिस्टम में इक्विलिब्रियम करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होता है, हम ये मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है जो 11th में पढ़ाया जाता है आपको, कि कोई भी सिस्टम या कोई भी कई बॉडीज का सिस्टम है उसका जो इक्विलिब्रियम होने की स्थिति होती है, उस स्थिति में आपका जो वहाँ पे टोटल नेट फोर्स होता है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसमें भी सेम वही करना होगा, आपका इन सभी चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पे मतलब इस क्यू वाले चार्ज पे ही आपका जो टोटल फोर्स होगा उसको हम निकालेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे और तब सॉल्व करेंगे तो आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू इन कैपिटल क्यू के टर्म में मिल जाएगी और वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, मैं कल बताऊंगा। आज टाइम हो चुका है, आज टाइम बचा नहीं है कि मैं कराऊँ, इसमें लगभग 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो और बाकी सारे क्वेश्चन है वो आपके एप्लीकेशंस के आपके बैच में चला जाएगा, अब जिन्होंने बैच लिया होगा उनको ये मिलेगा PDF, तो उसमें बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। बाकी मैं कल आऊँगा तो उसको सॉल्व कराऊंगा और कुछ नए क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।